हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूं वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। अपनी इस क्लास का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ते हुए आप रीडिंग को, ग्रामर को और वोकेबलरी को इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट की तरह अप्रोच करें, लॉजिक के साथ में। कम से कम आपको रट्टा मारना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैथ्स वाले फॉर्मूला की तरह आपके दिमाग में बैठें। मैं खुद भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं और मैं चाहता हूं आप भी इंग्लिश को इसी तरीके से अप्रोच करें ताकि एग्जाम में आप में और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे में कुछ फर्क ना हो। तो चलिए इसी ऑब्जेक्टिव के साथ फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर करेंगे। इसरो के ऊपर लिखा हुआ है कि इसरो को पैसे की जरूरत है, जिस वजह से ये कभी कभी नाकामयाब भी हो जाता है। पैसा इसको और मिलना चाहिए। क्लास के लास्ट में आपको एक क्विज मिलेगा। आपको 10 में से 10 मार्क्स लेने हैं उस क्विज में। पूरे मन से क्लास को लेना। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहा है जी टफ टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब होता है वक्त और टफ का मतलब होता है हार्ड या फिर कड़ा या मुश्किल भी बोल सकते हैं, डिफिकल्ट। कह रहा है जी वक्त बहुत मुश्किल है, टाइमिंग बहुत टफ है। किसके लिए मुश्किल है और क्यों मुश्किल है ये पता लगेगा टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है जी इसरो नीड्स मोर रिसोर्सेज टू सपोर्ट इंडियाज मिलिट्री नीड्स। कह रहा है जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, भारत का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है स्पेस ट्रैवल करवाना, सैटेलाइट्स लॉन्च करना। कह रहा है इसरो को ना ज़रूरत होती है या ज़रूरत है और ज़्यादा संसाधनों की, रिसोर्सेज की। संसाधनों का मतलब होता है पैसा, कैपिटल, पूंजी। तो इसरो को और ज़्यादा कैपिटल मिलना चाहिए। और क्यों मिले? इसलिए मिले ताकि ये सपोर्ट कर पाए भारत की सैन्य ज़रूरतों को, मिलिट्री नीड्स को। तो टीवी के लिए सैटेलाइट लगाना वो तो बहुत आसान है, इसरो लगा भी देता है। लेकिन एक सर्वेलेंस सैटेलाइट लगाना जो दुश्मन देश के ऊपर बता सके कि क्या हरकत हो रही है ऊपर से देख करके, ये मिलिट्री नीड्स अगर इसरो से पूरी करवानी है तो और ज़्यादा पैसा बजट में इसरो के नाम पे डालना होगा। इसरो आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, प्रॉपर नाउन है, वर्ब है इसकी नीड्स। सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस के अंदर जो वर्ब लेते हैं उनके पीछे एस या ई एस लगा होता है, पता है ना आपको। इसरो सिंगुलर है इसलिए नीड्स लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर्ब नीड होती। रिसोर्सेज आपने देख लिया, मोर रिसोर्सेज यानी ज़्यादा संसाधन। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की वोकेबलरी मैं आपको दिखाता हूँ। 4-5 वर्ड शुरू में एक साथ देख लो ताकि आर्टिकल के बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, आप इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास को जरूर से एक लाइक और एक शेयर दें। हम कोशिश करते हैं यूट्यूब की बेस्ट क्लास हो, बाकी जज आप खुद हैं। 5-10 मिनट की क्लास में आपको खुद भी आइडिया लग जाएगा। देखिए यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ साथ अगर स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहो तो मेरी गाइडेंस में आप कर सकते हैं। ऐप के ऊपर वाईटी योर इंग्लिश शूटर ऐप, आपकी अपनी ऐप, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स फुल फ्लेजेड चल रहा है। 10 दिन पहले कोर्स लॉन्च हुआ है। 2025 और 26 का हर एग्जाम का इंग्लिश का पोर्शन इस कोर्स में कवर्ड है। बिल्कुल बेसिक ग्रामर से चलेंगे और आगे बढ़ते हुए रीडिंग तक, कॉम्प्रीहेंशन तक, वोकैब तक और एग्जाम के रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन होते हैं 125-150 घंटे के इस कोर्स के अंदर सब चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी। फायदा ले सकते हैं इस कोर्स का। कोर्स अभी लॉन्च हुआ है। यूज़ करें कूपन अनलॉक्ड को ताकि आपको कम फी के अंदर कोर्स मिल सके। इसी के साथ में ऐप पे आपको मिलेगा हमारा सुपर हिट राइटिंग का कोर्स। इस कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है 50 घंटे में। सिर्फ काम की बात होती है 50 से 60 घंटे के अंदर किसी भी एग्जाम का राइटिंग का पोर्शन, डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ साथ आपको मिशन यूपीएससी कोर्स मिलेगा। सिविल सेवाओं के लिए अगर आप माइग्रेशन करना चाहें हिंदी से इंग्लिश में, ऐसे राइटिंग के लिए, प्रेसी के लिए, सी सेट के लिए, तो इस कोर्स की मदद से आप खुद को माइग्रेट कर सकते हैं टू इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है व्हाट्सएप का, इस नंबर पे आप टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। ऑलराइट, वो कैप शीट है, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूं इसको। देखिए आज का पहला वर्ड है इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट का मतलब होता है हिंदी में बेदर्द, क्रूअल, मर्सीलेस। और ये वर्ड 90% केसेस में मौसम के साथ यूज होगा। वैसे तो बेदर्द कोई भी हो सकता है। इंक्लीमेंट जज होगा, इंक्लीमेंट टीचर भी हो सकता है, इंक्लीमेंट मास्टर भी हो सकता है ना। लेकिन बेदर्द जो है मौसम के लिए ये वर्ड जो है मतलब मैक्सिमम टाइम आप यूज होता हुआ देखेंगे। कह रहा है जी आवर ट्रिप हैड टू बी पोस्टपोन्ड ड्यू टू इंक्लीमेंट वेदर। हमारी ट्रिप को पोस्टपोन करना पड़ा, आगे खिसकाना पड़ा। और किस वजह से? ड्यू टू लगा के बता रहा है, ऐसे मौसम की वजह से जो बेदर्द था। बेदर्द मौसम कैसा होगा? बहुत गर्मी होगी या बहुत सर्दी होगी, बहुत बारिश पड़ रही होगी, बाहर जाना आना भी मुश्किल होगा। तो इंक्लीमेंट वेदर, ये फ्रेज को आप याद रखें। इसको बिटर भी बोलते हैं, कड़वा, इंक्लीमेंट को। आज ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। अगला अपने पास वर्ड है एम्बार्क।
देखो अगर इस वर्ड को आपने ऐसे समझ लिया ना बना किस लिए है, तो इसका फ्रेजल वर्ब वाला मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। अगर आप किसी शिप पे जहाज पे जर्नी करने के लिए चढ़ते हैं, अपना पासपोर्ट दिखा करके, अपनी टिकट दिखा करके, अपना सामान रख लेते हैं किसी कैबिन में, तो आपने जो काम किया है, एक्शन किया है, इसको कहते हैं एम्बार्क करना। यानी अब वो शिप जो सफ़र करेगा उस सफ़र के अंदर आप भी शामिल हैं, जहां वो जहाज जाएगा पानी वाला, वहां आपको भी जाना है। वहीं से एम्बार्क नाम के वर्ड से हमने ये फ्रेजल वर्ब वाला मीनिंग निकाला हुआ है। जब आप एम्बार्क ऑन करते हैं किसी और चीज़ पे जीवन में, तो आप एक नए सफ़र की, एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे होते हैं। अगर आपने पढ़ाई करना शुरू किया है आज से एसएससी की तैयारी करना, तो यू हैव एम्बार्क्ड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ एसएससी या प्रिपरेशन फॉर एसएससी। ठीक है, तो जहाज और सफर से इस चीज को, कहीं भी जिंदगी में कुछ नया काम शुरू करो, वहां पे एम्बार्क वर्ड को लगा लो। द कपल इज प्लानिंग टू एम्बार्क ऑन अ 6 month वर्ल्ड टूर। कपल जो है प्लान कर रहा है एम्बार्क ऑन करने का, एक नए सफर को शुरू करने का। और ये सफर किस चीज का होगा? 6 महीने के दुनिया के टूर का, वर्ल्ड टूर का। एम्बार्क के बाद में ऑन लगा के बताएं जिस चीज को आप शुरू कर रहे हैं। ये वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। चल, अगला वर्ड अपने पास कंटेम्प्रेरी। देखिए कंटेम्प्रेरी वो चीजें हैं जो आजकल के जमाने की हैं, जो मॉडर्न टाइम से बिलोंग करती हैं। कंटेम्प्रेरी वर्ड का एक और मीनिंग भी है, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। जो इसका सबसे ज्यादा यूज होने वाला मीनिंग है वो ये होता है कि मॉडर्न टाइम्स, आजकल के हालात। कंटेम्प्रेरी साइंटिफिक लिटरेचर हैज शोन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ हैविंग 3 meals a day। जो मॉडर्न साइंटिफिक लिटरेचर है पिछले 20-30 साल का, उसने दिखाया है खतरनाक असर को या इफेक्ट्स को दिन में 3 दफा खाना खाने के। तो पुराना लिटरेचर क्या कहता है? सुबह नाश्ता करो, दोपहर में लंच करो, रात में डिनर करो, स्नैक्स लो, फ्रूट खाओ, है ना, और शाम में चाय पी लो। लेकिन कंटेम्प्रेरी लिटरेचर ने हमें यह बताया पिछले 10 सालों में, जितने बार कम खाओगे दिन में, खाना उतना ही खा लो जितना खाना है, लेकिन जितनी बार कम खाओगे उतनी ज्यादा आपकी लंबी जीवन होता है। ठीक है, तो ये तो कंटेम्प्रेरी वर्ड का पहला मीनिंग है जो आप आर्टिकल में देखेंगे। इसका एक और मीनिंग भी है, वो भी समझ लो। अगर 2 आदमी कंटेम्प्रेरी हैं, 2 इंसान, तो मतलब वो एक ही वक्त के हैं, एक ही एरा के अंदर साथ में वो पैदा हुए थे और साथ में उन्होंने काम किया। एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज कंटेम्प्रेरी विद जगदीश चंद्र बोस। एल्बर्ट आइंस्टीन जो था वो उसी वक्त के थे, कंटेम्प्रेरी थे, और किसके साथ में? बोस साहब के साथ में, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी के साथ में विद लगा दो तो बता दो आप किस 2 आदमियों को एक ही वक्त के साथ जो है रखना चाह रहे हो आप। चलिए, दूसरा मीनिंग बहुत कम यूज होता है, पहला वाला ज्यादा यूज होगा। सेकंड लास्ट वर्ड अपने पास एस्पिनाज। इसको बोलना सीख लो, एस्पिनाज। एस्पिनाज का मतलब होता है स्पाइंग, जासूसी। लेकिन ऐसी जासूसी नहीं कि पड़ोसी पे कर रहे हो, ऐसी जासूसी जब आप अपने देश के लिए दुश्मन देश पे करते हो, है ना, इस तरीके की, मतलब बड़े लेवल की जो जासूसी होती है उसको बोलते हैं एस्पिनाज। जैसे हमारे देश में R&AW करता है, जिसको आप रो बोलते हैं, या IB करता है। द गवर्नमेंट इज फेसिंग द चार्जेस ऑफ वाइड स्प्रेड एस्पिनाज। सरकार फेस कर रही है चार्जेस को या फिर आरोपों को, बहुत बड़े स्केल पे या वाइड स्प्रेड जासूसी के, एस्पिनाज के। एस्पिनाज को सर्वेलेंस भी बोलते हैं। जब सरकार कैमरा लगा करके चौराहों पे, है ना, आपके नंबर चेक करती है, गाड़ी का नंबर चेक करके आपका जो है चालान बनाती है, तो वो सर्वेलेंस कर रही होती है। CCTV कैमरा सर्वेलेंस का काम करते हैं। स्नूपिंग भी बोलते हैं। स्नूपिंग तब होती है जब किसी एक आदमी पे एस्पिनाज करो, किसी आदमी की पर्सनल जो है निजी जीवन के अंदर नोक झोंक ताक झांक करके देखो वो क्या करता है, ये स्नूपिंग कहलाता है। और एक और अच्छा वन वर्ड भी हमारे पास, ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग का मतलब होता है 2 लोगों की बात को चोरी छुपे सुन लेना। आपको नहीं बुलाया था बात के लिए, आपने तो दरवाजे पे कान लगा करके सुना, उसको बोलते हैं ईव्सड्रॉपिंग। सभी ये जासूसी के सिनोनिम है, इसलिए एक साथ लिख दिए गए हैं। सर्वेलेंस यानी आम आदमी की निगरानी, स्नूपिंग यानी किसी आदमी की निजी जीवन में दखल, ईव्सड्रॉपिंग मतलब किसी ऐसी बात को सुनना जो आपको सुनना नहीं था लेकिन आपने फिर भी चोरी छुपे सुन लिया। तो ये वन वर्ड्स हैं, याद रखें। लास्ट फ्रेजल वर्ब अपने पास, एक्चुअल में प्रेपोजिशनल फ्रेज है, थैंक्स टू। थैंक्स टू का मतलब होता है की बदौलत या की वजह से, बिकॉज ऑफ बोल सकते हैं इसको। थैंक्स टू को की बदौलत अगर हिंदी में समझना हो तो बड़े आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो। द इंडियन इकोनॉमी हैज ग्रोन टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट थैंक्स टू द रिफॉर्म्स ऑफ 1990s। भारत की इकोनॉमी ग्रो करके बन चुकी है दुनिया की तीसरी बड़ी। और कैसे बनी है? ये बनी है की बदौलत, थैंक्स टू या बिकॉज ऑफ 1990 में जो सुधार हुए थे, उस सुधारों की वजह से। चलिए, ड्यू टू, ओइंग टू, एज अ रिजल्ट ऑफ, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ये वर्ड आप थैंक्स टू, ये फ्रेजल वर्ब जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है आर्टिकल में देखेंगे। 1990 में हमारी वही हालत थी जो 2024 में 25 में पाकिस्तान की है। दुनिया भर से कर्ज मांगना, IMF से और इधर उधर से, है ना। तो वहीं उस हालत से हमने रिफॉर्म किए और आज हम क्या है,
दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है। चलिए अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए इसरो जो काम कर रहा है ना, बड़े बड़े अकॉम्प्लिशमेंट्स जो बहुत सारे बजट के साथ में अमेरिका का नासा करता है या रशिया की स्पेस एजेंसी करती है, वो काम अपने आप में वेलकम करने लायक है, प्रशंसनीय है। लेकिन फिर भी बीच बीच में इसरो फेल हो जाता है किसी किसी स्पेस क्राफ्ट को, सैटेलाइट को लॉन्च करने में। और इसका रीजन क्या है? हर बार बिना पैसे और कंजूसी के काम नहीं होता। जो थोड़ा बहुत इसरो कर पा रहा है ना पैसे के बिना, ये प्रशंसनीय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको पैसा नहीं दोगे। वक्त आ गया है कि इसरो को मिलिट्री नीड्स के लिए भी इंप्लॉय किया जाए, अपनी टेक्नोलॉजी इसरो खुद डेवलप करे, ताकि जंग के वक्त हमें किसी अमेरिकन कंपनी पे मिलिट्री इंफॉर्मेशन के लिए डिपेंडेंट ना होना हो। जैसा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था, डेटा हम अमेरिकन से ले रहे थे क्योंकि इसरो इतना कैपेबल नहीं है पाकिस्तान के ऊपर से देख सके कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो आज की टोन है कंसर्न, चिंता दिखा रहा है, और कंस्ट्रक्टिव टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। इसरो की बुराई नहीं कर रहा है, बल्कि बता रहा है कि इसरो में कितनी पोटेंशियल है। कंस्ट्रक्टिव टोन में आप पॉजिटिव होकर के चीज़ों को क्रिटिक करते हो और उनके अंदर की कमियां बताते हो। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, आराम से इसको एक रीडिंग देना है, पढ़ना है और मीनिंग निकालना है जितना आप निकाल सको। फिर अपने मिल के साथ पढ़ेंगे एक एक वर्ड को ब्रेक करते हुए। शुरू करें? चलिए। कह रहे जी, इन कंटेम्प्रेरी स्पेस फ्लाइट्स कोस्ट, रिलायबिलिटी एंड टाइम फॉर्म अ टेंस ट्राइंगल। कह रहे जी मॉडर्न डे की जो स्पेस फ्लाइट है, स्पेस फ्लाइट मतलब सैटेलाइट लॉन्च करना, मिसाइल लॉन्च करना, है ना, इस तरह के काम करना। कह रहे जो मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी स्पेस फ्लाइट का फील्ड है, उसमें जो कॉस्ट है यानी कीमत, और रिलायबिलिटी यानी भरोसेमंदी, और जो वक्त है टाइम, ये तीनों फॉर्म करते हैं या मिल करके बनाते हैं। फॉर्म का मतलब होता है मिल के बनाना। एक ऐसा ट्राइंगल, एक ऐसा त्रिभुज जो बहुत टेंस है, बहुत ज़्यादा टेंशन से भरा हुआ है। तो आपको कम से कम कॉस्ट रखनी है, आपकी भरोसेमंदी अव्वल दर्जे की होनी चाहिए, और काम को फटाफट करना है। जो काम आज हो जाना चाहिए वो 10 साल बाद होता है, तो गलत है। तो ये तीनों को, ट्राइंगल्स को, अगर तीनों पॉइंट्स को देखें तो एक ट्राइंगल बनता है स्पेस फ्लाइट के अंदर। समझ गए ना? लव ट्राइंगल समझ लो इसको। चलिए, कॉस्ट, रिलायबिलिटी, टाइम, तीनों की वर्ब है फॉर्म। कंटेम्प्रेरी यानी मॉडर्न या प्रेजेंट डे। कह रहा है जी, वेदर मोर मनी कैन इंश्योर मोर रिलायबिलिटी आर ट्रिकी टू आंसर। कह रहा है जी वेदर, हाँ या ना, ज़्यादा पैसा या मोर मनी इंश्योर कर सकती है, सुनिश्चित या पक्का कर सकती है ज़्यादा रिलायबिलिटी को, ज़्यादा भरोसेमंदी को। कह रहे ये बात जो है ना, ये ट्रिकी है, बहुत मुश्किल है आंसर करना। कुछ लोग कहते हैं पैसा ज़्यादा दोगे इसरो को तो काम जल्दी होगा और अच्छे से होगा। कुछ लोगों को लगता है कि पैसा कितना भी दे दो, पैसे से काम नहीं होता। कह रहे ये बात जो है पैसे से ही काम होगा, ये बहुत ट्रिकी है जवाब देना। और क्यों भाई? कह रहा जी मोर सो फॉलोइंग द फेलियर ऑफ इसरोज PSLV C61 मिशन टू लॉन्च द EOS-09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स इनटू अ सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। कह रहा है वैसा और भी ज्यादा इसलिए, मोर सो का मतलब होता है और ऐसा भी ज्यादा या और भी ज्यादा इसलिए। किस लिए भाई? कह रहे जी बाद में या फॉलोइंग उस फेलियर के या नाकामयाबी के जो आई है इसरो के इस मिशन की। और मिशन था लॉन्च करने का इस नाम वाली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को, अर्थ पे निगरानी करने वाले एक सैटेलाइट को। और लॉन्च करना था एक ऐसे ऑर्बिट में या पोलर ऑर्बिट में जो सन सिंक्रोनस हो, जो सन के साथ में सिंक्रोनाइज वे के अंदर बनाओ। मतलब सन के हिसाब से वो सैटेलाइट जो है ना मूव करेगा, धरती के हिसाब से नहीं, सन के हिसाब से स्टेशनरी रहेगा, जैसे सन मूव करता है वैसे वैसे वो मूव करेगा। तो कह रहे हैं ये ट्रिकी है जवाब देना, और ये और भी ज़्यादा इसलिए ट्रिकी है कि इस चीज़ के बाद में ट्रिकी है, फॉलोइंग यानी बाद में, जो फेलियर आया है इसरो के इस मिशन का। और मिशन था कि हम लॉन्च कर दें सन के आसपास इस अर्थ ऑब्जर्वेशनल जो है सैटेलाइट को। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अब स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी। मोर मनी सब्जेक्ट है, कैन इंश्योर इसकी वर्ब है। सेंटेंस शुरू हुआ है वेदर से, वेदर से शुरू हुआ सेंटेंस, और सब्जेक्ट वर्ब इसमें पड़े हुए ऑलरेडी, यानी वेदर से बनने वाला ये पूरा क्लोज एक नाउन क्लोज है। नाउन क्लोज का मतलब ये पूरा एक नाउन की तरह काम करता है। ये जो बात लिखी गई है ज्यादा पैसा इंश्योर करेगा, ये बात बड़ा ट्रिकी है आंसर करना। समझ रहे हो? ये पूरा नाउन क्लोज एक नाउन का काम कर रहा है। और याद ये रखना है, नाउन क्लोज की वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। नाउन क्लोज हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब नहीं लेगा। तो टेक्निकली वर्ब यहाँ पे इज होनी चाहिए। Whether more money can ensure more reliability is tricky to answer, आर नहीं, is tricky to answer। चलिए, फॉलोइंग का मतलब होता है बाद में, फेलियर का मतलब होता है नाकामयाबी, लॉन्च समझते हैं आप, सन सिंक्रोनस थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे, मैंने 5-4 वन वर्ड्स लिखे हुए नीचे,
इनमें से कोई तो वन वर्ड जो है एक फेलियर को बताता है यानी नाकामयाबी को, कोई वन वर्ड बताता है आपकी कामयाबी को या सक्सेस को, और एक वन वर्ड ऐसा भी है जो आपकी अकॉम्प्लिशमेंट को या उपलब्धि को बताता है, कोई बड़ा कारनामा आपने किया हो। आराम से इनको सॉर्ट करना है। मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, वीडियो को पॉज करो, कोशिश करके कमेंट्स में जरूर डालना फेलियर को क्या बोलते हैं, सक्सेस को क्या बोलते हैं, उपलब्धि को या कारनामे को क्या बोलते हैं। चलिए पहले खुद से देख लो, मैं करवा रहा हूं ताकि मैच हो जाए आपका। करवाए हुए सारे आपको। देखिए ब्रेक थ्रू का मतलब होता है बड़ी कामयाबी, डिबैकल, सेटबैक और फियास्को तीनों का मतलब होता है बड़ी नाकामयाबी या फेलियर, और बड़ी सी अचीवमेंट को, उपलब्धि को अंग्रेजी में बोलते हैं फीट। ठीक है, और फीट में FEAT लगा हुआ है, ये FEET वाला फीट नहीं है, वो होता है पाँव, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये FEAT फीट यानी कारनामा। चलो याद है, आपको ऑलरेडी ये सारे करवा चुके हैं। डाला करो कमेंट्स में, लिखा करो, लिखने से आपकी मेमोरी अच्छी होती है। सेकंड पैराग्राफ है, रीडिंग देना है इसको भी, इसका मीनिंग निकालना है, फिर साथ में मिलके पढ़ते हैं इसको भी। चलिए, कह रहा जी EOS 909 was designed to produce high quality radar images for civilian applications such as land use mapping and hydrology studies and for defense surveillance। कह रहा जी जो ये सैटेलाइट था जो हमें ऊपर छोड़ना था सन के पास में, इसको डिज़ाइन किया गया था इस प्रकार से। और क्यों किया गया था? ताकि ये प्रोड्यूस कर सके HD क्वालिटी में, हाई क्वालिटी में रेडार की इमेजेस को। और किस काम के लिए? सिविलियन एप्लीकेशंस के लिए, नागरिक जो है इस्तेमाल के लिए। सिविलियन एप्लीकेशंस यानी जिसमें मिलिट्री का कोई इस्तेमाल ना हो, आम आदमी के जीवन को अच्छा बनाने के लिए काम किया जाए। अब ये सिविलियन एप्लीकेशंस कौन कौन सी थी, इस्तेमाल क्या थे? पहला था लैंड यूज़ की मैपिंग का, मतलब कौन सी लैंड यूज़ में है, कहाँ पे कौन सा खेत लगा हुआ है, घर बना हुआ है, कहाँ जगह खाली है, तो ये पूरा मैपिंग करना, मैप बनाना भारत के ऊपर। दूसरा हाइड्रोलॉजी स्टडीज़। हाइड्रोलॉजी का मतलब होता है जी पानी कहाँ कहाँ, हाइड्रो कहाँ कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ पे नहर में मिल रही है जाकर के, कौन सी नहर सूख गई, किस में पानी रखा हुआ है। कह रहे हैं इन दोनों कामों के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था कि ये HD इमेजेस ऊपर जाकर के लाए। और साथ में किस काम के लिए था? ये डिफेंस सर्वेलेंस के लिए भी था, या फिर मिलिट्री के लिए निगरानी का काम करता। और कब करता? कॉमा लगा के बता रहा है। कह रहा है जी इवन इफ इंक्लीमेंट वेदर प्रिवेल्ड ओवर द एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा है जी यहाँ तक कि अगर बेदर्द मौसम, इंक्लीमेंट वेदर प्रिवेल ओवर करे या फिर ओवरकम करे, ऊपर बसा हो। प्रिवेल ओवर करना यानी किसी चीज़ के ऊपर रहना, है ना, चाहे तो उसको जीत लेना, फतह पा लेना, या उसके ऊपर वैसे रहना। अगर बेदर्द मौसम भी फतह पाले या ऊपर रहे ऐसे एरियाज के जो हमारे इंटरेस्ट के हैं, जहाँ पे हमें सर्विलेंस करवानी है। और ये काम ये कैसे करता? ये सारा काम करता थैंक्स टू अ सिंथेटिक एपर्चर रेडार एंड सी बैंड डेटा लिंक। ये सारा काम होता कि बदौलत इस टेक्नोलॉजी के एक सिंथेटिक एपर्चर रेडार इसमें लगा रहता और एक सी बैंड डेटा लिंक का भी इस्तेमाल किया गया था। तो ये काम के लिए EOS 9 को डिज़ाइन किया गया था। अगर मौसम खराब भी हो तो भी ऊपर बैठा बैठा ये बता दे नीचे क्या चल रहा है, कहाँ पे लैंड इस्तेमाल हो रही है, कहाँ जगह खाली है, कौन सी नदी सूख गई, और कौन से एरिया के अंदर मिलिट्री के हिसाब से क्या क्या मूवमेंट हो रही है। 09 की वर्ब है वॉज डिजाइंड, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हुआ है पास्ट टेंस में। सर्वेलेंस आप देख चुके हैं इस वर्ड को ऑलरेडी, निगरानी के लिए यूज होता है। इंक्लीमेंट यानी बेदर्द, बताया था ये वर्ड जनरली मौसम के साथ में या वेदर क्लाइमेट के साथ में यूज होगा। वेदर की वर्ब है प्रिवेल ओवर करना, प्रिवेल ओवर करना किसी चीज के ऊपर होना, जीत लेना उसको, उसकी फतह पा लेना उसको। थैंक्स टू का मतलब होता है की बदौलत या बिकॉज ऑफ। ये सिंथेटिक एपर्चर वगैरह ये सब जो है टेक्निकल टर्म्स हैं। एपर्चर कैमरा में भी होता है ना। कह रहा है जी अगेंस्ट द बैक ड्रॉप ऑफ टेंशंस विद पाकिस्तान सच ऑल वेदर डेटा वुड ऑल्सो हैव इन्फॉर्म्ड टैक्टिकल डिसीजंस। कह रहा है जी इस बैकड्रॉप के अगेंस्ट में देखें, बैकड्रॉप होता है बैकग्राउंड समझ लो। कह रहे जी अगर टेंशंस का बैकग्राउंड देखें या उस बैकग्राउंड के सामने इस पूरी बात को रखें, पीछे टेंशंस का बैकग्राउंड है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उसके सामने इस बात को हमने ऊपर वाली को जो बताया रखे हैं, और ये टेंशंस थी पाकिस्तान के साथ। तो ऐसा डेटा जो है वो हमें बहुत अच्छे से इन्फॉर्म करवाता या बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन देता टैक्टिकल डिसीजंस लेते हुए या फिर सैन्य कार्रवाई करते हुए। टैक्टिकल यानी टैक्टिक से, दांव पेच से, पैतरेबाजी से जो डिसीजन हमने लिए, है ना, यहाँ से एक फाइटर जेट जाएगा, किसी जो है आतंकी के ठिकाने पे ड्रोन से हमला करेगा, ये सारे टैक्टिकल डिसीजंस थे, टैक्ट से बने हुए डिसीजंस थे। इसमें और अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी होती। ऑल वेदर डेटा सब्जेक्ट है, वो है इसकी वुड हैव इन्फॉर्म्ड, हैव प्लस में V3 का इस्तेमाल हुआ है।
कह रहा है द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैड ऑल्सो इन्वाइटेड सेवरल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू लॉन्च द इवेंट to the launch event, which would have been unusual for a strictly civilian Earth observation satellites. कह रहे जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, जिसके अंदर ही अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसरो भी काम करता है. डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ही सारे काम जो है, अम्ब्रेला एजेंसी है, सरकार का मंत्रालय है, इसी के नीचे इसरो भी बना हुआ है. कह रहे इस डिपार्टमेंट ने भी, सरकार के मंत्रालय ने भी इन्वाइट किया था बहुत सारे एमपीओ को या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लॉन्च के इवेंट में इस सैटेलाइट के, जाकि जो कि लॉन्च हो नहीं पाया. कह रहा जी जो कि वुड हैव बीन या होती बहुत ही एबनॉर्मल या अनयूजुअल या असाधारण, एक खास तौर पे स्ट्रिक्टली सिविलियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के लिए. तो कहना यह चाह रहा है कि ये खाली सिविलियन नहीं था, इससे हमारे और भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे. डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने बहुत सारे एमपीज को इसीलिए बुलाया क्योंकि ये मिलिट्री के हिसाब से देश की रक्षा के लिए बहुत जरूरी सैटेलाइट था. तो कह रहा है जी अगर ये खाली सिविलियन होता तो ये बहुत अनयूजुअल हो जाता कि एमपीओ को क्यों बुलाया जा रहा है. अगर एक डिश टीवी की एंटेना की सैटेलाइट ऊपर छोड़नी है तो उसमें एमपी क्यों आएगा कोई, है ना. चलिए, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की वो है हैड इनवाइटेड, पास परफेक्ट टेंस में बना हुआ है सेंटेंस, ये काम पहले हो चुका था. विच आया इस पूरे इवेंट के लिए, विच की वो है वुड हैव बिन. वुड हैव बिन का मतलब होता है होता. चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट पैराग्राफ पे. रीडिंग जरूर से देनी है, सब काम टीचर नहीं करेगा भाई. सब काम टीचर करता तो आपको एग्जाम भी दिया था टीचर. आपको सीखना है ना यार, रीडिंग दिया करो साथ में फिर पढ़ा करो. कह रहा है इसरो चेयरमैन वी नारायणन लेटर सेड दैट हिज टीम नोटेड अ ग्लिच इन द व्हीकल्स थर्ड स्टेज मिनट्स आफ्टर लिफ्ट ऑफ. कह रहे जो नारायणन साहब है इसरो के चेयरमैन, इन्होंने बाद में जाके ऐसा कहा, लेटर उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने नोट तो किया था एक खामी को, ग्लिच को, गड़बड़ को व्हीकल की या इस सैटेलाइट की थर्ड स्टेज में. और कब हुआ था, कुछ ही मिनट्स के बाद हुआ था इसकी टेक ऑफ के या लिफ्ट ऑफ के या उड़ान के. कह रहा जी ये कौन सा ग्लिच था, दैट प्रिवेंटेड द सैटेलाइट फ्रॉम रीचिंग इट्स इंटेंडेड ऑल्टीट्यूड, जिसने प्रिवेंट किया या रोक दिया इस सैटेलाइट को रीच करने से, पहुंचने से उस ऑल्टीट्यूड पे, उस ऊंचाई पे, उस हाइट पे जो इंटेंडेड थी, जो हमने सोची थी, जिसका इंटेंशन हमने बनाया था. तो ये भी इसरो के चेयरमैन ने बताया कि ये 2-3 मिनट में या 5 मिनट में लॉन्च के बाद या लिफ्ट ऑफ के बाद हमें भी पता लग गया था इसरो को कि ये सैटेलाइट जो है लॉन्च नहीं हो पाएगा. थर्ड स्टेज में इसमें कुछ गड़बड़ आई जिसकी वजह से जितना ऊपर इसको जाना था वहां तक ये पहुंच ही नहीं पाया. नारायण साहब की वर्ब है सेड, टीम की वर्ब है नोटेड. ग्लिच का मतलब होता है फ्लॉ, माल फंक्शन, किसी चीज में खराबी. लिफ्ट ऑफ यानी टेक ऑफ, किसी की उड़ान को बोलते हैं, प्लेन की, सैटेलाइट की उड़ान होती है लिफ्ट ऑफ, टेक ऑफ. दैट आया है प्रिवेंटेड, दैट की वर्ब है प्रिवेंटेड, प्रिवेंट करना यानी रोकना, और दैट का इस्तेमाल हुआ है ग्लिच के लिए. ठीक है, ये वो ग्लिच था जिसने प्रिवेंट किया सैटेलाइट को. ऐसा मत सोचो सर मिनट्स के लिए आया होगा दैट, लिफ्ट ऑफ के लिए आया होगा दैट, नहीं, दैट ग्लिच के लिए आया. ग्लिच ही रोकेगा ना सैटेलाइट को आगे जाने से. चलिए, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट. कह रहे व्हाइल द कॉज इज येट टू बी असर्टेन्ड, द फेलियर इज अ रिमाइंडर दैट टेक्स्ट बुक लॉन्च ऑफ ए रॉकेट even as well understood as the PSLV is not a given. कह रहा जी जहां कॉज जो है, कारण जो है, वो अभी भी असर्टेन किया जाना बाकी है. ये ग्लिच क्यों आया था, क्या कॉज था इसका, असर्टेन करना, निर्धारित करना, किसी चीज को पकड़ के डिटरमिन करना कि क्यों हुआ. कह रहा जहां ये होना अभी बाकी है, असर्टेन किया जाना, वहीं ये फेलियर जो है ना वो एक रिमाइंडर है हमारे लिए. और वो इस चीज का कि जो टेक्स्ट बुक लॉन्च है, टेक्स्ट बुक लॉन्च का मतलब होता है परफेक्ट लॉन्च, जैसा किताबों में लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप आपने वैसा ही काम किया. जो टेक्स्ट बुक या परफेक्ट लॉन्च है एक रॉकेट की, जो ऐसा रॉकेट है जो एज वेल अंडरस्टूड है, जितना अच्छे से समझ में हमें आता है जितना कि PSLV, यानी PSLV जैसा समझ में आने वाला रॉकेट का भी जो लॉन्च है ना, वो गिवन नहीं है, अपने आप से अज्यूम नहीं है. गिवन का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो आपने मान ही ली है. जैसे हमें पता है कि कल तो सुबह सूरज उगेगा ही उगेगा, ये गिवन है. ठीक है, गिवन का मतलब एक ऐसी अजम्पशन, अगिवन एक नाउन फॉर्म में गिवन का मतलब होता है एक ऐसी अजम्पशन जो आपने मान ही लिया, वो होगी ही होगी, टेकन फॉर ग्रांटेड ली हुई है. तो रिमाइंडर हमारे लिए यही है कि PSLV चाहे हमने सैकड़ों अभी तक लॉन्च किए हों, लेकिन अभी भी एक टेक्स्ट बुक लॉन्च अगर की जाए, परफेक्ट लॉन्च की जाए, वो अपने आप में पक्की नहीं है. उसकी अजम्पशन हमेशा दिमाग में मत रखो कि होगी होगी. फेलियर की वर्ब है इज, टेक्स्ट बुक लॉन्च की वर्ब है इज, है ना. टेक्स्ट बुक लॉन्च इज नॉट अ गिवन. चलिए आगे बढ़े. कह रहे जी इंडिया इज जस्ट, ये मीनिंग तो समझ आ गया ना आपको भाई. वैसे तो हमने तोड़ करके समझ लिया, लेकिन भावना समझो इस सेंटेंस की.
जब कोई काम आप 500 बार कर लेते हो, फिर आप 501वीं बार करते हुए सोचते हो उसको, आपको पता है मैं कर ही लूंगा ये। लेकिन ये कह रहा है रॉकेट के फील्ड में ऐसा नहीं होता। आपने बहुत पीएसएलवी पहले उड़ाए होंगे, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स बहुत अच्छे से उड़ाए होंगे, लेकिन हर बार उड़ेगा ही उड़ेगा ये अपने आप में गिवन नहीं है। कहने का मतलब ये था। तो सेंटेंस का इंटेंडेड मीनिंग अपने को समझना है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, कह रहा है इंडिया इज जस्ट एम्बार्किंग ऑन इट्स एम्बिशियस स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस 3 प्रोग्राम टू लॉन्च 52 सर्वेलेंस सैटेलाइट्स। कह रहा है जी भारत अभी अभी एम्बार्क ऑन कर रहा है इस सफर पे। और किस सफर पे? एक बहुत ही महत्वाकांक्षी या एम्बिशियस स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस 3 प्रोग्राम जो है हमारा उस पे। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि लॉन्च किया जाए 52 जासूसी वाली या निगरानी वाली सैटेलाइट्स को। अब देखो सेमीकोलन लगा के एक और बात कह रहा है इसी से जुड़ी हुई, 31 आर टू बी बिल्ड इन द प्राइवेट सेक्टर विच स्टिल नीड्स इसरोस गाइडेंस। कह रहा है 52 में से जो 31 हैं, 60% सैटेलाइट्स हैं, वो बिल्ड की जाएंगी, बनाई जाएंगी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। और ये वही प्राइवेट सेक्टर है जिसको अभी भी जरूरत है इसरो की गाइडेंस की। इसरो के निगरानी में या गाइडेंस में प्राइवेट सेक्टर इन सैटेलाइट्स को बनाएगा। इंडिया की वर्ब है इज एम्बार्किंग ऑन, एम्बार्क ऑन करना, नए सफर की शुरुआत करना। एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी, जिसमें बड़े बड़े ख्वाब पाल रखे हो आपने। 31 की वर्ब है आर। विच की वर्ब है नीड्स, विच आया है प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट करवा देते हैं आपको, बहुत आसान है। इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद में अगर आपको टू इन्फिनेटिव मिल जाए, फ्यूचर टेंस की बात हो रही हो, तो एक ऑफिशियल स्केड्यूल आपको बताया जाता है। एक ऐसी चीज़ आपको फ्यूचर टेंस की बताई जाती है जो औपचारिक या आधिकारिक तौर पे होने वाली है, जो अखबारों में आ चुकी है, रेडियो पे जिसको टीवी में अनाउंस कर दिया गया है। चलो मैं आपको टेक्निकली समझाता हूँ। द प्रेसिडेंट इज टू रिजाइन टुमारो। प्रेसिडेंट साहब जो हैं इज टू रिजाइन, इज प्लस में टू इन्फिनेटिव, टू रिजाइन, वो रिजाइन करने वाले हैं कल। अब ये एक ऑफिशियल स्केड्यूल है, सबके सामने प्रेसिडेंट ओथ लेता है, सबके सामने प्रेसिडेंट रिजाइन करता है ना, या फिर सेवानिवृत्त होता है। समझ रहे हो? तो ऐसा एक काम जो फ्यूचर में होने वाला है और जो सबको बताया जा रहा है, एक सरकारी काम है, औपचारिक काम है, उसके लिए आप इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करें। टू प्ले, टू ईट, टू सिंग, टू डिजाइन, टू जो भी लिखना चाहे। चलो अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये तो आपने कॉन्सेप्ट तो सीख ही लिया। क्वेश्चन ऐसा बनेगा, सम न्यू स्कीम्स वर टू लॉन्च फॉर द पुअर। कुछ नई स्कीम्स लॉन्च होने वाली थी पुअर के लिए या द पुअर यानी गरीब लोगों के लिए। द पुअर यहाँ पे कॉमन प्लूरल नाउन है, सभी गरीब लोगों की बात कर रहा है। सेंटेंस देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, औपचारिक स्केड्यूल है, ऑफिशियल स्केड्यूल है, सरकार इस तारीख को कुछ नई स्कीमें लॉन्च करेगी। लेकिन गलती ये है, प्रेसिडेंट साहब यहाँ रिजाइन करने वाले थे तो टू रिजाइन लिखा, लेकिन स्कीम्स को लॉन्च किया जाएगा, स्कीम्स लॉन्च खुद नहीं होंगी। भाई स्कीम किसी को लॉन्च करती है या स्कीम को आप लॉन्च करते हो? स्कीम को लॉन्च किया जाता है, स्कीम थोड़ी ना लॉन्च करेगी किसी को, आप स्कीम को लॉन्च करोगे, सरकार लॉन्च करेगी स्कीम को। यानी स्कीम के लिए इन्फिनेटिव तो लगेगा लेकिन एक्टिव में नहीं, पैसिव में लगेगा। स्कीम्स को लॉन्च किया जाना है गरीब लोगों के लिए। तो पैसिव इन्फिनेटिव क्या होता है? देखिए एक्टिव इन्फिनेटिव होता है टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, टू प्ले, टू रिजाइन, टू लॉन्च। पैसिव होता है टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मुझे एक्चुअली लिखना चाहिए द स्कीम्स आर या वर टू बी लॉन्च्ड, टू बी लॉन्च्ड फॉर द पुअर। तो एक्टिव और पैसिव इन्फिनेटिव में भेद करना आपको सीखना है। टू रिजाइन मतलब प्रेसिडेंट रिजाइन करेंगे, टू लॉन्च का मतलब है स्कीम लॉन्च करेगी। स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती, स्कीम खुद लॉन्च होगी। तो टू बी लॉन्च्ड, टू बी लॉन्च्ड मुझे लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ट्रिकी है लेकिन मैंने आपको जितना हो सके आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट इसको देख लो। कह रहे जी फोकस ऑन द प्रोग्राम ऑल्सो कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ऑपरेशन सिंदूर which revealed at least one gap in country's space-based military surveillance capabilities। कह रहे जो फोकस है इस प्रोग्राम पे वो साथ ही साथ आता है इस बैकग्राउंड के साथ ही जो है ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर को सोचते हुए ही इस प्रोग्राम पे इतना फोकस डाला गया था और ये वही सिंदूर ऑपरेशन है जिसने रिवील किया था या खुलासा किया था कम से कम एक गैप का, एक फासले का या एक कमी का हमारे कंट्री के स्पेस के अंदर बेस्ड मिलिट्री सर्वेलेंस की कैपेबिलिटी में। तो एक कमी तो हमें इस ऑपरेशन सिंदूर में सरकार को पता लगी कि भारत में स्पेस जो है वॉरफेयर उसको लेकर के है। और कब पता लगी? व्हेन इट डिपेंडेड ऑन अ फॉरेन कमर्शियल ऑपरेटर फॉर मोर फ्रिक्वेंट डेटा। जब हमारी सरकार या ये ऑपरेशन जो है डिपेंड ऑन किया या निर्भर रहा एक विदेशी या विलायती कमर्शियल ऑपरेटर पे ज़्यादा फ्रीक्वेंट डेटा के लिए। तो हर घड़ी घड़ी का डेटा हमें पाकिस्तान का चाहिए था तो उसकी इतनी कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं थी हर घड़ी घड़ी हम निकाल पाएँ
तो किसी अमेरिकन कंपनी कमर्शियल ऑपरेटर से हमें सारा डेटा लेना पड़ा, तो वहां हमें पता लगा कि हमारे अंदर इस फील्ड के अंदर थोड़ी सी गुंजाइश है इंप्रूवमेंट करने की। फोकस की वर्ब है कम्स, फोकस आता है, इस चीज़ के बैकग्राउंड के साथ ही हमें पता लगता है। विच की वर्ब है रिवील्ड, विच आया ऑपरेशन सिंदूर के लिए, इट आया इस जो है सिंदूर के लिए, इट की वर्ब है डिपेंडेंट ऑन, डिपेंडेंट ऑन होना किसी पे निर्भर होना। करेक्ट स्मॉल मार्जिन ऑफ एरर इन अ रॉकेट कंपोनेंट्स ऑपरेशन सेपरेट सक्सेस फ्रॉम फेलियर एंड दस कॉस्ट फ्रॉम रिलायबिलिटी। कह रहा जी जो स्मॉल मार्जिन ऑफ एरर होता है, छोटी सी एरर की जो गुंजाइश होती है, मार्जिन मतलब छोटी सी अमाउंट, छोटा सा जो भी अमाउंट है एरर का या गुंजाइश जो है एक रॉकेट के कंपोनेंट की ऑपरेशन में, जो सारे कंपोनेंट्स है उसके अंदर जो काम हो रहा है उसके कामकाज में, वही जो है ना सेपरेट करते हैं या अलग करते हैं कामयाबी को नाकामयाबी से और कॉस्ट को रिलायबिलिटी से, कीमत को उसकी भरोसेमंदी से। स्मॉल मार्जिन ऑफ एरर की वर्ब है सेपरेट। कॉस्ट और रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि हो सकता है रॉकेट बहुत महंगा हो, सारी बढ़िया सी मशीनरी आपने इसमें यूज़ की हो, लेकिन छोटा सा एक एरर का अगर आपने गुंजाइश छोड़ दिया तो सारा पैसा लगाने के बाद भी आपका रॉकेट उतना रिलायबल नहीं होगा, काम नहीं करेगा। और सक्सेस और फेलियर तो आप समझते ही हैं, अगर काम ठीक से नहीं किया किसी कंपोनेंट ने तो वो कैसे रॉकेट सक्सेस हो पाएगा। चलिए, कह रहा है जी द टाइम हाउएवर इज अ सेपरेट मैटर। कह रहा है जो टाइम है हालांकि वो एक अपने आप में अलग ही मामला है, सेपरेट मैटर है। वो कैसे, कॉलम लगा के बता रहा है। कह रहा है जी द प्रेसिंग नीड फॉर सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज इफ नॉट इंप्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क ओवर इंडिया मीन्स दैट डेवलपर्स लैक द लग्जरी ऑफ टाइम। इतना लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ लो। कह रहा है जो प्रेसिंग नीड है, जो बहुत ज़्यादा इमर्जिंग जो है इमरजेंसी वाली ज़रूरत है हमारी सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़ के लिए। सर्वेलेंस समझते हैं आप, निगरानी, कैपेबिलिटी यानी क्षमता। कह रहा है बहुत ज़्यादा नीड है भारत को सर्वेलेंस की, सर्वेलेंस करवाने की, कैपेबिलिटी की। कह रहा है अगर इंप्रूव हम ना भी कर रहे हो हमारी अंडरस्टैंडिंग को क्लाइमेट चेंज को लेकर के या हमारे डिजास्टर रिस्क को लेकर के जो भारत के ऊपर है, कह रहा है अगर ये दोनों काम हम ना भी कर रहे हो तो भी ये जो ज़रूरत है ना वो मीन ये करती है, उस ज़रूरत का मतलब ये है कि जो डेवलपर्स हैं, रॉकेट बनाने वाले जो साइंटिस्ट हैं इसरो में बैठे हुए, वो लैक करते हैं, उनके पास नहीं है टाइम की लग्जरी या वक्त की सहूलियत। और कैसे, वाइल ऑल्सो कमिंग अंडर ग्रेट प्रेशर टू डिलीवर अक्रॉस बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री डोमेन्स। कह रहा है वो भी तब जब वो कम अंडर हो रहे हो, नीचे आ रहे हो बहुत ज़्यादा प्रेशर के कि वो डिलीवर करें या कुछ ला करके दें, दोनों ही फील्ड में, सिविलियन फील्ड में भी कुछ और मिलिट्री डोमेन में भी कुछ। डोमेन का मतलब होता है फील्ड। सेंटेंस लंबा है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मीनिंग इसका समझ लो। आप भले ही क्लाइमेट चेंज पे काम मत करो, रॉकेट बना करके आप क्लाइमेट चेंज की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव मत करो, चाहे आप इंडिया में कोई रिस्क डिजास्टर का है, कहीं पे कोई नदी ओवरफ्लो होने वाली है, कहीं पे कोई बादल फटने वाला है, ये सब काम ना भी करो। कह रहा जी ये सब काम ना भी करो ना तो भी एक सर्वेलेंस की नीड तो हमारे पास है ही है कि आप जो है दुश्मन देश पे सर्वेलेंस तो कर सको अच्छे से कि वो कहाँ पे अपनी आर्मी मूव कर रहा है। कह रहा है ये जो नीड है ना, वक्त पे रहते ही सर्वेलेंस करके हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, इसका मीनिंग एक यही है कि हमारे जो देश के साइंटिस्ट हैं उनके पास वक्त की सहूलियत अब बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है वो 10 साल में कोई काम करेंगे जो 6 महीने में हो जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत प्रेशर के नीचे रहते हैं, ग्रेट प्रेशर उन पर रहता है कि सिविलियन फील्ड में भी और मिलिट्री सैन्य फील्ड में भी कुछ अच्छा करके दिखाएं, डिलीवर करें। तो टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे मिशंस के अंदर। चलिए, टाइम की वर्ब है इज, प्रेसिंग नीड की वर्ब है मीन्स। ये बीच वाला पूरा अगर हटा करके पढ़ोगे तब आप इसको सेंटेंस का मीनिंग निकाल पाओगे, ये बीच वाला बाद में आपको ऐड कर देना है। डेवलपर्स की वर्ब है लैक। चलिए, सर्वेलेंस मॉनिटरिंग आप समझते हैं इस वर्ड को। 2 वन वर्ड्स मैंने आपको करवाए थे सर्वेलेंस से जुड़े हुए, ईव्स ड्रॉपिंग और एस्पिनाज। दोनों के मीनिंग्स याद हैं तो कमेंट्स में डाल देना, लिखोगे तो याद रहेगा आपको। एस्पिनाज और ईव्स ड्रॉपिंग, इन दोनों को वन वर्ड्स को याद करके कमेंट्स में डालना, अपने खुद की राइटिंग में लिखना, ठीक है। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट और देख लो, फिर क्लास को रैपअप करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है जी, फ्रेंड्स एडवाइस और फ्रेंड्स एडवाइस में क्या फ़र्क है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, फ्रेंड्स एडवाइस मतलब दोस्त की सलाह, ऐसा ही होगा ना। लेकिन अगर दोस्त एक हो तब तो आप लिख सकते हो फ्रेंड्स एडवाइस, लेकिन अगर दोस्त बहुत सारे हों, 10 12 15 दोस्त हों, एक से ज़्यादा हों, तो उनकी एडवाइस के लिए क्या करें। ये अपोस्ट्रोफी एस जो का काम करता है अंग्रेजी में, ये ऐसे नाउन्स के आगे जब लगे जिनमें ऑलरेडी एस लगा हो तो आपको क्या करना है, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखना, आपको पीछे का एस निकाल देना है। फ्रेंड्स यानी बहुत सारे दोस्त, अपोस्ट्रोफी एस आपने लगाया, आगे का एस निकाल दिया और सिर्फ अपोस्ट्रोफी को छोड़ दिया। इसको देख के मैं समझ जाऊंगा कि बहुत सारे दोस्तों की बात हो रही थी।
बस ऐसा ही कुछ यहां भी हुआ है, रॉकेट के एक कंपोनेंट का ऑपरेशन नहीं, एरर जो है ऑपरेशन में रॉकेट के कई सारे कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स पीछे एस लगा करके यहां अपोस्ट्रोफी लगाया गया, ये प्लूरल में अपोस्ट्रोफी इस तरीके से लगता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को एक और तरीके से देख सकते हो, फ्रेंड्स एडवाइस मतलब दोस्त की सलाह, इसको आप ऐसा बोल सकते हैं द एडवाइस ऑफ अ फ्रेंड, द एडवाइस ऑफ अ फ्रेंड। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते अंकल्स फ्रेंड्स एडवाइस, मेरे अंकल के दोस्त की सलाह। तो देखने में तो सही है, अंकल्स फ्रेंड्स एडवाइस, अंकल के दोस्त की सलाह। गलत इसलिए है क्योंकि आपने दो दो पजेसिव एक साथ यूज कर दिए हैं, अंग्रेजी में दो पजेसिव एक साथ यूज नहीं होते। तो क्या करें, एक पजेसिव को आपको हटाना होगा और ऑफ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करके भली भांति हो सकता है। तो बाद वाला पजेसिव फ्रेंड्स एडवाइस को आप जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, आप लिखें द एडवाइस ऑफ अंकल्स फ्रेंड। ठीक है, अंकल्स फ्रेंड्स एडवाइस को क्या लिखें, ये पीछे का निकाल दो, एडवाइस को आगे ले आओ, इसके बाद में ऑफ लिख दो और फिर ये पूरा लिख दो, द एडवाइस ऑफ अंकल्स फ्रेंड। इससे क्या होगा, एक पजेसिव निकल जाएगा और एक ही रह जाएगा। अंग्रेजी में दो दो पजेसिव, दो दो अपोस्ट्रोफी एस एक साथ नहीं। चलिए रैप अप कर रहा हूं क्लास को। कॉन्सेप्ट थोड़े ट्रिकी हैं लेकिन रिपीट कर लेना, एक बार फिर से सुन लेना, बहुत आसान भाषा में आपको समझाया गया है। अब जल्दी से आ जाओ लास्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जब PSLV C61 फेलियर follows the failure in January to place NVS-02 navigation satellite into its designated orbit। कह रहा है जो फेलियर आया ना इस रॉकेट का या मिशन का, ये फॉलो करता है या पीछे पीछे आता है उस फेलियर के या नाकामयाबी के जो जनवरी में आया था, और वो नाकामयाबी थी प्लेस करने की या ऊपर जाके जो है रखने की एक NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को इसके उस ऑर्बिट में या कक्ष में जो डेजिग्नेटेड था, जो हमने पहले से निर्धारित किया था। ऑर्बिट क्या होता है, ऐसा पूरा गोला जिसके अंदर ये है ना रहेगा, सैटेलाइट जो है नीचे धरती के चारों तरफ घूमेगा। तो इससे पहले जनवरी में भी हमने चाहा था कि NVS-2 को हम ऊपर भेजें, पर वो भी फेलियर था और ये वाला फेलियर उसके फॉलो करते हुए पीछे पीछे आया है। फेलियर की वर्ब है फॉलोस। कह रहा है बिटवीन एन इंक्रीजिंगली क्राउडेड लॉन्च मैनिफेस्ट research and development, data acquisition and processing pipelines, limited access to manufacturing capability, and the human space flight program, it will not be a remiss to increase the resources available to ISRO। अब ये सेंटेंस लंबा है लेकिन बहुत आसान है। कह रहा जी इन सब चीज़ों के बीच, बिटवीन किन किन चीज़ों के बीच, पहली चीज़ है एक लगातार बढ़ता हुआ और बहुत ही क्राउडेड, बहुत ही पैक्ड जो लॉन्च करने की लिस्ट है, मैनिफेस्ट है, जो हमारा शेड्यूल है। मैनिफेस्ट क्या मतलब, एक लिस्ट होती है जिसमें आपने कुछ शेड्यूल बनाया होता है, पहले ये लॉन्च करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर मार्च में ये, फिर अक्टूबर में ये, फिर दिसंबर में ये। कह रहा जी पहली चीज़ तो ये हमारा बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता हुआ लॉन्च मैनिफेस्ट है, हर दूसरे दिन हम कुछ ना कुछ लॉन्च कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ है जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमें आगे रिसर्च करना होता है। तीसरी चीज़ होती है डेटा एक्विजिशन और प्रोसेसिंग पाइपलाइन, डेटा को एक्वायर करना और उसको प्रोसेस करने की पूरी प्रणाली या प्रक्रिया। चौथी चीज़ है जी लिमिटेड एक्सेस, कम से कम हमारा एक्सेस है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की तरफ, जो भी बनाना होता है बहुत कम हम इंडिया में बनाते हैं, बाहर से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और पांचवा है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, ठीक है ना, इसका भी हमें बहुत कम एक्सेस है, हमारा भी अभी स्पेस के अंदर इंसान को भेजने का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छे से डेवलप नहीं। कह रहा है इन सारी अड़चनों के बीच में बिटवीन ऑल दिस ये बात अपने आप में एक रिमिस नहीं होगी या लापरवाही की बात नहीं होगी। रिमिस का मतलब होता है लापरवाही की, इररिस्पॉन्सिबल बात। और क्या, इंक्रीज कर दें द रिसोर्स अवेलेबल टू इसरो, जो पैसा या कैपिटल इसरो को अवेलेबल है उसको बढ़ा दें। तो कह रहा है इतनी सब चीज़ों को देखते हुए ये बिल्कुल लापरवाही नहीं होगा अगर हम इसरो का थोड़ा पैसा बढ़ा देते हैं, बल्कि अच्छी बात होगी। और क्यों बढ़ाना है, इफ ओनली टू इंश्योर इट्स एबिलिटी टू मीट इंडियाज मिलिट्री नीड्स वाइल कैरिंग ऑन विद अदर एंटरप्राइजेस। कह रहा है अगर हमें यही इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है इसरो की कैपेबिलिटी को या क्षमता को कि वो मीट कर सके भारत की सैन्य ज़रूरतों को, और ये तब करे जब वो कैरी ऑन कर रही हो या आगे बढ़ा रही हो अपने दूसरे मामलों को भी, एंटरप्राइजेस को भी, दूसरे उद्यमों को भी, ऑल ऑफ विच आर बिकमिंग टाइम सेंसिटिव इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इंडस्ट्री। और ये सभी चीज़ें जो हैं वो बनती जा रही हैं टाइम सेंसिटिव, यानी वक्त पे इनको आना जरूरी है, टाइम के हिसाब से बहुत सेंसिटिव है, एक ऐसी ग्लोबल इंडस्ट्री में स्पेसक्राफ्ट की जो बहुत कॉम्पिटिटिव है, जिसमें बड़ा कंपटीशन है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसरो कुछ और अच्छा करके दिखाए सैन्य फील्ड में,
तो ये सारी अड़चनों को देखते हुए इसरो को और पैसा दे देना गलत नहीं होगा, एक रिमिस नहीं होगा। और ये तो तब बिल्कुल भी नहीं होगा अगर हमें इससे बहुत एक्सपेक्टेशंस है कि ये मिलिट्री नीड्स को भी पूरा करे और अपने सिविलियन एंटरप्राइजेस को भी आगे बढ़ाए, जो सिविलियन के लिए काम करती है, आम आदमी के लिए, उसको भी करता रहे। और ये सभी वही चीज़ें हैं जो बहुत टाइम के साथ में आनी जरूरी है, टाइम सेंसिटिव है, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री जो है बहुत कॉम्पिटिटिव है। चलिए, 8 की वर्ब विल नॉट बी, रिमिस आपने देख लिया, लापरवाही की बात। ऑल की वर्ब है आर बिकमिंग। रैप अप करें क्लास को। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस थे मुझे पता है, लेकिन हमने तो छोटा छोटा करके पीस बाय पीस पढ़ा है आपको, है ना। अब आ जाओ अपने क्विज पे। मैंने कुछ वर्ड्स रखे हैं ऊपर, 7 8 10 वर्ड्स हैं, इनको इन 4 ब्लैंक्स के अंदर फिट करना है। इनमें से बहुत सारे वर्ड्स फिट नहीं होंगे, वो छोड़ दो, जो फिट हो रहे हैं वो 4 आपको फिट करने हैं इस क्लोज टेस्ट में। एक बार खुद से ट्राई करो इसको। इंडिया हैज डैश एन एम्बिशियस सैटेलाइट प्रोग्राम टू काउंटर राइजिंग थ्रेट्स ऑफ डैश। पहले तो इनके मीनिंग देख लो। इंक्लीमेंट एक एडजेक्टिव है यानी बेदर्द, ग्लिच एक नाउन है यानी कि खराबी, एम्बार्क अपॉन करना एक वर्ब है, किसी सफ़र की शुरुआत करना, एस्पिनाज एक नाउन है यानी कि जासूसी, रेमिस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लापरवाही की चीज़, थैंक्स टू एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है की बदौलत, एम्बिशियस एक एडजेक्टिव है यानी कि बहुत महत्वाकांक्षी, प्रिवेल्ड एक वर्ब है किसी चीज़ पे फतह पाना। इंडिया का किस टाइप का एम्बिशियस सैटेलाइट प्रोग्राम है जो कि काउंटर करने का है, जवाब देने का है बढ़ती हुई थ्रेट को, इस टाइप की। अरे भाई साहब, हैज के बाद में V3 लग सकती है, आगे एडजेक्टिव वर्ब का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एम्बिशियस सैटेलाइट प्रोग्राम। इंडिया हैज एम्बार्क्ड ऑन, भारत ने शुरू कर दिया है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम को। और राइजिंग थ्रेट जो है ना, कौन सी थ्रेट है जो हमें काउंटर करनी है? ये थ्रेट जो है वो एस्पिनाज की है यानी जासूसी की है। पड़ोसी मुल्क हम पे जासूसी करता है तो हमें भी एक सैटेलाइट प्रोग्राम बनाना होगा ताकि उसकी जासूसी को रोक सकें। तो इंडिया हैज़ एम्बार्क्ड ऑन, यहाँ लगेगी वर्ब और यहाँ लगेगा एस्पिनाज यानी ये वाला नाउन। कैलेडी ड्यूरिंग रिसेंट ऑपरेशंस रियल टाइम डेटा वाज एक्सेसिबल फॉरेन सपोर्ट एज डोमेस्टिक सिस्टम्स फेल्ड ड्यू टू डैश वेदर। रिसेंट ऑपरेशन के दौरान जो रियल टाइम डेटा है, जो हाथ की हाथ आने वाला ताज़ा डेटा है, रियल टाइम मतलब एकदम सेकंडों में आपको मिल जाए, वो एक्सेसिबल था फॉरेन सपोर्ट से, या यूं कहते फॉरेन सपोर्ट की बदौलत, थैंक्स टू। तो वॉज एक्सेसिबल थैंक्स टू फॉरेन सपोर्ट। और ये इसलिए था क्योंकि डोमेस्टिक सिस्टम फेल कर गए इस तरह के वेदर की वजह से, और वेदर होता है बेदर्द या इंक्लीमेंट। ठीक है, तो इंडिया हैज़ एम्बार्क्ड ऑन ये आ जाएगा पहले में, थ्रेट्स हैं एस्पिनाज की ये आ जाएगा दूसरे में, हमारे पास डेटा फॉरेन का था थैंक्स टू बदौलत, है ना, फॉरेन टेक्नोलॉजी के, और ये इस वजह से था हमारे सिस्टम फेल हो गए बेदर्द मौसम की वजह से, 4 में आएगा। बढ़े आगे, चलो खुद से ट्राई दिया करो, बताया करो कमेंट्स में कितने सही रहे आपके। 5वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है जी, इसमें एक्सप्लेन करके आप बताओ कि क्या रीजन की वजह से ऑपरेशन सिंदूर को इसमें या किस संदर्भ में इसका मेंशन किया गया था आर्टिकल में। चारों ऑप्शंस खुद से पढ़ना, आंसर बनेगा बी। ये बताने के लिए किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में भी हमें सर्वेलेंस चाहिए थी लेकिन हमारे पास नहीं था सिस्टम, तो हमें किसी अमेरिकन कंपनी से पैसे देकर के डेटा लेना पड़ा पाकिस्तान का, है ना। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन था या इम्प्लीकेशन था हमारी सर्वेलेंस लिमिटेशंस का, है ना। सच में हमने एक एग्जांपल देखा कि कैसे सर्वेलेंस की कैपेबिलिटी ना हो तो ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आर्टिकल में इसका मेंशन हुआ है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या इसका जो है ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन का। इस आर्टिकल में टाइम एक लिमिटेड फैक्टर है इसरो के लिए, इनमें से कौन सी अजम्पशन इस बात को समझाती है? इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट से आप समझते हैं कि टाइम बहुत जरूरी है इसरो के लिए? चलिए आंसर बनेगा सी। सैटेलाइट अर्जेंटली नीडेड है हमें सर्वेलेंस कैपेबिलिटी, और डिले की वजह से हमें स्ट्रेटेजिक तौर पे बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसलिए टाइम जो है इसरो के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 6वें में आंसर बनेगा सी। चलो अब 3-4 क्वेश्चंस खुद से देना हूँ आपको आंसर करने के लिए। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, किसी की बात को सुनने के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे। एम्बार्क ऑन फ्रेजल वर्ब का मीनिंग आपसे पूछा है। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी, पहली एरर आपको मिल सकती है इस फ्रेज के आसपास और दूसरी आपको जरूर मिलेगी यहाँ पे। आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं, चेक करें आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। ठीक है, कल की क्लास में आपसे मुलाकात होगी। क्लास कैसी लगी आज की, अपना फीडबैक जरूर से दें। अंटिल देन साइनिंग आउट। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है
अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।